बामसेन के इस राज्य अधिवेशन में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, अध्यक्षता कर रहे हमारे संजय बोरकर जी, आज हमारे साथ हम बामसेन के माध्यम से ये राज्य अधिवेशन जो कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट पर बात करने की बात हमारे सारे अतिथि वक्ता रखे। मैं ये बात रखना चाह रहा हूं, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे पता चली रजा क्या है। 85 साथियों, वामन मेश्राम साहब ने जो बीड़ा उठाया, भारत बंद 7 अगस्त को जो भारत बंद हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इसका जवाब मंडला की धरती पर, दिल्ली की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, देश में पहला नंबर ये दिल्ली जिला, ये मंडला जिला आया। तो ये बता दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते। 85 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उत्तर है। और अब अगली लड़ाई जबलपुर के हमारे उन साथियों ने इस साल को भरकर ओबीसी समाज के गांव से हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्य इस मंच पर आकर इस बामसेन के इस कार्यक्रम में जो सहयोग दी है, उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो वक्ता कहते हैं कि इस देश की बीमारी हिंदू है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए वो देश इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन डिक्लेयर किया। 15 अगस्त को हमने भारत के सारे जिलों में धरना देकर ये कहा, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आपने क्या कहा? देश की जनता भूखी है। तो हमें आजादी नहीं मिली, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे। और 30 अगस्त को ये अखबारों ने ऐसा लिखा, हमारे मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ता है, ये जबलपुर के अखबारों ने लिखा, 30 तारीख को हमारे जबलपुर के सारे बौद्ध विहार के लोग आए हैं, सारे ओबीसी के लोग आए हैं, उनसे निवेदन है कि 30 तारीख को 3 बजे सिविक सेंटर में पौराणिक बौद्ध विहार है काशी, पौराणिक बौद्ध विहार है मथुरा, पौराणिक बौद्ध विहार है सोमनाथ। ये बताने के लिए आप पूरे भारत में शक्ति बताएंगे और जबलपुर में भी ये रैली होगी। ये आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। उन साथियों तक जो यहां आए हैं, जो लोग नहीं आए परिवार से, 3 बजे सिविक सेंटर में उपस्थित होकर ये बता दे कि ये भारत देश सम्राट अशोक का है, तथागत बुद्ध का है। ये बताने के लिए, ये अपील करने के लिए आपके पास आया हूं। और आप लोगों ने तो जबलपुर के गांव से चल के आए, हमने रात के 1 बजे तक लोगों के घरों में न्योता नहीं निमंत्रण दिया है, परिवार सहित आए हैं। उनको धन्यवाद देंगे, उनको यह एहसास हो गया आज इस देश में अब मूल्यवासी सोया नहीं। हमें हमारे लोगों को बोलने की आदत है, बोलने से काम नहीं चलेगा, लोगों के घरों में जाना होगा, फील्डिंग करना होगी, तब देश की आजादी
पुलिया बाईपास में हमने भारत बंद किया। 8 सितंबर को भारत बंद करने के बाद 24 तारीख को बनारस चलेंगे, 26 को काशी चलेंगे। ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप एक बार जोरदार नारा लगाए, अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी, जोर से बोलो, हम क्या चाहते हैं? आजादी, अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी, अरे छीन के लेंगे, आजादी, अरे बोल के लेंगे, आजादी। बोल 85, जय मूल्यवान, बोल 85, जय मूल्यवान, बोल 85। जय मूल्यवान। वामन मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वामन मिश्रा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भारत, जय मां। इन्होंने जो विषय पर आधारित जो ये कार्यक्रम दूसरे सत्र का चल रहा है उसमें 3 विषय है और ये तीनों विषयों पर संक्षिप्त में बात रखते हुए जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है ये भारत भर में 4 चरण में आंदोलन किया और ये जो 4 चरणों में आंदोलन किया और 7 अगस्त को भारत बंद किया। जब 7 अगस्त को भारत बंद यूसीसी के विरोध में किया गया, ये राष्ट्रीय पता है 8 अगस्त को ही मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा कि यूसीसी लागू नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा संगठन है वो सही दिशा और हमारे उद्देश्यों के सापेक्ष चल रहा है। मैं अभी हम लोगों का जो आगामी कार्यक्रम है इस मंच की ओर से यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि 17 सितंबर 2023 को धार जिले में हमारा मध्य प्रदेश का राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का राज्य अधिवेशन जो 12वां राज्य अधिवेशन होने जा रहा है वो भी हम तैयारियों पर जुटे हुए हैं। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आदिवासी जो लोग हैं वो संगठन में 100% भी अगर आ सकते हैं, आ जाए तो भी हमारे जो संवैधानिक अधिकार है जो हालात पैदा हुए हैं वैसे हालात से वो छुटकारा नहीं पा सकते। तीसरी बिंदु जो इसमें बताई गई है वो संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार ही नहीं बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत है। हमें जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे वो शक्ति में हमारा निर्माण हो ही नहीं सकता और आदिवासी कितना भी चाहे ले वो आदिवासी अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जो मूल निवासी अन्य संगठन है जैसे वामसेक के ऑक्सफोर्ड विंग्स और भारत मुक्ति मोर्चा जो एजुकेशनल है इसके माध्यम से एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो संगठन है उनका साथ सहयोग लेकर के हम भारत भर में आंदोलन किए यूसीसी के खिलाफ। तो इस तरह अभी आदिवासियों के खिलाफ में तो धर्म परिवर्तित है, डीएसटी का प्रोपोगंडा किया गया। इसी प्रकार उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए जो साजिश रची जा रही है ये साजिश बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर से होने जा रहा है। इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में जुड़कर और हमारे जो मूल निवासी संगठन है उनके साथ जुड़ करके और एक जो मूल निवासी लोग हैं एसटी एससी ओबीसी उनके साथ मिलजुल कर अगर हम ये काम करेंगे तो शासन तक भी पहुंचेंगे, शक्ति का निर्माण भी होगा और निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाएंगे। मुझे संचालक महोदय के माध्यम से 2 मिनट का समय दिया गया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार। चल रही है, रुक रही, चल रही, बहुत न्यूज सुना ना आपने? वो जनगणना मध्य प्रदेश में हो चुकी है 1985 में। रामजी महाजन ने महाजन आयोग गठित करके किया। अब विधायक थे वो, उन्हें जनगणना कराई, उसको हाईकोर्ट ने फेंक दिया। अब अगर मैं विधायक बन जाऊं तो मैं केंद्र की जनगणना करा सकता हूं क्या? तो विधायक बन के क्या फायदा? इसका मतलब ये नहीं कि विधायक नहीं बने ओबीसी के लोग, लेकिन राजनीति ना करें। हक अधिकार दिलाना है तो नेता को भी आंदोलन में आना पड़ेगा।
इस देश में ओबीसी के नाम पे राजनीति बहुत चल गई। बाबा साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, किसी माइकल हाल की इस्तीफा देने की औकात है? वो होता है सच्चा लीडर। इस्तीफा देके आंदोलन का रास्ता अपनाया। ब्राह्मणों ने कहा अगर ओबीसी जाग गया तो ये तो खा जाएगा हमको, इसीलिए बाबा साहब को मरवा दिया। वो जान दे दी लेकिन आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ा। क्या हमारे नेता ऐसा कर रहे हैं? तो नेतागिरी करने के लिए संगठन बनाना है क्या? जो संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करता वो केवल राजनीति कर रहा है, चंदा वसूला कर रहा है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी ओबीसी की लड़ाई लड़ता हूं। और समस्या राष्ट्रीय स्तर की है। तुम गली कूचे के संगठन बनाओ, 10 जिले के संगठन बनाओ, 2 जिला का संगठन बनाओ और जिला जनपद जिला सदस्य बन जाओ, विधायक भी बन जाओ तो तुम समाज का हित कर सकते हो क्या? या तो राज्यसभा अध्यक्ष सदस्य बनना पड़ेगा या लोकसभा। इससे नीचे सफलता मिलने वाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक विधानसभा में ठोकर नहीं दोगे ऊपर मैसेज नहीं जाएगा। क्यों? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव बाद में होता है, विधानसभा पहले होता है। अगर विधानसभा के पहले अगर लोकसभा होता तो यही बात मैं बदल देता। इसीलिए मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी के नकली संगठनों से बच के रहे जो केवल ओबीसी के नाम पे आपका वोट चाहते हैं। लिस्ट से अलग करना, जैसे अनुसूचित जाति की सूची है, अनुसूचित जनजाति की सूची है, ओबीसी की सूची है। उस सूची में से जो जिन लोगों ने धर्म, जैसे बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में हमारे विभिन्न वर्ग के लोगों ने, विभिन्न जातियों के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। सिख बने, ईसाई बने, मुस्लिम बने, ये कोई बाहर से नहीं आए। ये सब ब्राह्मणों की उस दिन जेल बराबरी की व्यवस्था से प्रताड़ित, अपमानित होकर के अपनी मूल पहचान खत्म की। वो सिख, ईसाई, मुस्लिम और बुद्धिस्ट बने। ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे डीएनए के भाई है। ये सिद्ध हो चुका है, साइंस की रिपोर्ट से सिद्ध हो चुका है कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे पुरखे एक थे। तो ये डिलिस्टिंग का मामला, ये चाहते प्रोपेगेंडा करते हैं। पहले प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं आप लोगों को जानकारी होगी। एनआरसी, सीए और एनपीआर का प्रोपेगेंडा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ गए हैं। प्रोपेगेंडा किया बांग्लादेशी घुसपैठिए, हमारे लोग समझते बांग्लादेश में तो मुसलमान ही रहते हैं, वो आ गए, उनको जरूर उनको बाहर करना चाहिए। तो साथियों, प्रोपेगेंडा किया और सीए का कानून बनाया और असम में 19,48,000 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया उन्होंने। 19,48,000 लोगों, जिसमें से मुसलमान कितने? 5 लाख। इसका मतलब 14,48,000 एससी, एसटी, ओबीसी के लोग। तो सबसे ज्यादा विदेशी किसको घोषित करे? कौन घुसपैठ किए? या एससी, एसटी, ओबीसी के लोग। और ये कानून को पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। इसी तरह से धारा 370 प्रोपेगेंडा किया जम्मू कश्मीर की, वो कानून बना दिया, वो खत्म कर दिया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये हम लोग ही जानते हैं। और हमारा जो थिंक टैंक है वामन मेहराम साहब, वो जानते हैं। सिर्फ आप लोग को इस मूवमेंट को जाने समझे, क्योंकि अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है, डीलिस्टिंग का कानून बनता है तो आज वो आदिवासियों के ऊपर ही नहीं लागू होगा। जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन समय समय पर किया है वो सिख पे लागू होगा, क्योंकि सिखों में भी एससी, एसटी है, ओबीसी है, मुस्लिमों में भी ओबीसी की जातियां हैं। ये तमाम अनुसूचित जाति में भी। फर्स्ट एड देने के बाद उन्होंने उन वृद्धों को अपने स्ट्रेचर पे डाला
और स्ट्रेचर पे डाल करके वो एम्बुलेंस में डाल करके उड़न छू हो गए। वो लोगों ने वहां के किसी व्यक्ति से ये तक नहीं पूछा कि इस वृद्ध व्यक्ति का लड़का कौन है, बहू कौन है, इसकी बीवी कौन है, इसके लड़के कौन है, भांजा कौन है, भतीजा कौन है, कुछ नहीं पूछा। सीधा स्ट्रेचर पे डाले और सीधा बस। जितने सम्मान से वो लेकर के जाते हैं उतने ही सम्मान से वो ला करके घर में वापस भी देते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ। यूरोप में, अमेरिका में, यूके में जो वृद्ध व्यक्ति होता है 60 साल के ऊपर का, उसे उस देश का असेट माना जाता है, उस देश की संपत्ति माना जाता है और उसकी वैसी ही देखरेख की जाती है जैसे इंसान अपने असेट का, अपने संपत्ति का देखरेख करता है। लेकिन यही बात अगर भारत के मामले में अगर आप सोचें तो यहाँ पर वृद्धा आश्रमों की लाइन लगी हुई है। रायपुर में वृद्धा आश्रम है, दुर्ग में वृद्धा आश्रम है, राजनांदगांव में वृद्धा आश्रम है। आखिर ये वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोग कौन है? भारत जितना विरोधाभासी दुनिया में कोई देश नहीं। यहाँ सहिष्णुता के बहुत गुण गाए जाते हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है। बहुत कंट्राडिक्शन है। इस देश में बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियों में थे, उनके लिए पुरानी पेंशन एक वरदान साबित है। अब ये पुरानी पेंशन वरदान क्यों है? वो वरदान इसलिए है साथियों कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा साथी अगर कोई होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी पूरी जवानी सरकारी ऑफिस को दे देता है और अंत में उसके पास अगर कुछ बचता है तो वो खाली समय और उसकी पेंशन। और पेंशन इतना बड़ा काम करती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेंशन मिलने से ही उसका भला होता है, इसमें परिवार का भी भला होता है। वो परिवार के ऊपर बोझ नहीं होता। इसके हिसाब से जो उसके लड़के बच्चे परिवार के लोग हैं उसको बोझ भी नहीं मानते। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है। उदाहरण खास्ता कोई परिवार के लड़का लड़की अगर अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता जीपीएफ के कंट्रीब्यूशन के रूप में न डाले और मार्केट में अगर लगा दे, तो यही सरकार अदानी, अंबानी, प्रेम जी, ये सारे अरबपति खरबपति लोगों को हमारा पैसा बांट देती है। और फिर इसको बांटने के बाद मेहुल चौकसी, विजय माल्या और तरह तरह के लोग पैसा लेकर के खरगोश में लेकर के विदेश में मैं भी नहीं जानता। और वही सही कसर ये लोग एमपीए करके वही सही कसर पूरी कर दे रहे हैं। वहां पता असेट घोषित करके वही सही कसर पूरी कर दे रहे हैं। हाँ। तो अगर हमारे पैसे का उपयोग ऐसे अगर होना है तो वो पैसा सरकार को न देना ही अच्छा है। हम अपना भविष्य